आज देखेंगे हम लोग टेस्ट सीरीज़ 7। ये टेस्ट सीरीज़ है, यानी कि 7वां टेस्ट सीरीज़ हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई 2 के लिए, जो सामान्य अध्ययन यानी कि पेपर 2 से संबंधित हैं। इसमें भी 7 जो प्रश्न हैं वो मैथमेटिक्स के हैं, और यहाँ से प्रश्न आप देख सकते हैं। और इसका सॉल्यूशन जो है कि हम अपने टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ के रूप में इसको दे देंगे। आप यहाँ से देखिए, और ये 8वां जो प्रश्न है वो यहाँ से देखिए, जीके जीएस से संबंधित है। तो इसमें 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न है कि बिहार के उत्तरी गंगा मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो देखिए, बिहार के उत्तर गंगा के मैदान में बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। और बिहार के जो उत्तरी गंगा का जो मैदान है वो विशेष करके जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, यानी कि इसमें जलोढ़ मिट्टी विशेष करके पाई जाती हैं, बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती हैं। इसका 90% जो भाग है वो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। और बाकी जो है कि इसमें दलदली, बलसुंदरी मिट्टी और नवीन जलोढ़ जो मिट्टी है वो भी है, यानी कि बिहार के कुछ क्षेत्रों में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 31 जनवरी 2023 में राष्ट्रीय महिला आयोग का 31वां स्थापना दिवस कार्यक्रम कहाँ संपन्न हुआ। ये करंट का प्रश्न है, और इसका सही जवाब है कि नई दिल्ली में इसे संपन्न किया गया। और वर्तमान में जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वो रेखा शर्मा हैं। रेखा शर्मा जो हैं कि वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है कि नई दिल्ली में संपन्न हुआ। और अगला प्रश्न है इसका कि 3 फरवरी 2023 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम सदस्य बना है। सौर गठबंधन का नवीनतम सदस्य कौन बना है। तो इसका सही जवाब है कि कांगो जो है कि वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम सदस्य बना है। और इसका मुख्यालय जो बनाया गया है वो गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में है। नेक्स्ट है कि बिहार में के निम्न में से किस जिले में शहरीकरण की दर 5% से ज़्यादा है, यानी कि 5% से अधिक किस जिले में शहरीकरण हो चुका है। तो विकल्प में जो दिया गया है उसके अनुसार नालंदा जिले की शहरीकरण का जो दर है वो 5% से ज़्यादा है, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। और बिहार में देखिए 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार नगरीकरण का जो प्रतिशत है पूरे बिहार में वो 11.3% था, यानी कि बिहार में 11.3% नगरीकरण हुआ है, जिसमें से जो अब जो है कि वर्तमान में बढ़ करके 15.3 हो गया है। ये 2011 के अनुसार था, और ये वर्तमान में 15.3% का शहरीकरण हुआ है। और जिसमें सबसे ज़्यादा जो शहरीकरण का दर है 5% से ज़्यादा वो नालंदा में है। यहाँ से अगला प्रश्न है कि बिहार में किस प्रकार के शैलों में पाइराइट पाया जाता है। किस प्रकार के शैलों में पाइराइट पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं या जो शैल हैं उसमें पाइराइट पाया जाता है। और बिहार में अगर देखा जाए कि विंध्य क्रम की शैल यानी कि चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, तो ये दक्षिण पश्चिमी रोहतास और कैमूर जिलों में पाई जाती हैं। और नेक्स्ट है कि बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला ज़िला कौन सा है। बिहार का वैसा ज़िला जहाँ पर सबसे कम महिला साक्षरता दर है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि सहरसा में है। और देखिए, इसका 14वां प्रश्न है कि यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था। जब रूस और यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ तो उसमें भारतीय व्यक्तियों की वापसी के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था, और उसका नाम था ऑपरेशन गंगा के नाम से ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके तहत यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया था। और यहाँ पर देखिए, ये जो ऑपरेशन वंदे जो है यानी कि वंदे भारत मिशन चलाया गया था, वो कोरोना वायरस के कारण जो है कि वैश्विक यात्रा पर प्रतिबंध होने से विदेश में फंसे भारतीयों को वापस बुलाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया था। जबकि ऑपरेशन गंगा ये यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए। और नेक्स्ट है कि प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी। तो इसका सही जवाब है कि ऑप्शन सी, यानी कि आइजैक न्यूटन ने इसकी खोज की थी। और न्यूटन ने प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज किया था। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। अम्लीय ऑक्साइड कौन बनाता है। तो देख लीजिए, अम्लीय ऑक्साइड जो है कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। और परमाणु क्रमांक 7 वाले जो तत्व हैं, यानी कि परमाणु क्रमांक जो 7 हैं
7 पर जो है कि नाइट्रोजन है, और चूँकि नाइट्रोजन क्या है कि एक अधातु है, इसलिए उसके जो ऑक्साइड होंगे वो अम्लीय होगा। जबकि नेक्स्ट प्रश्न है कि और देखिए बाकी यहाँ से जो आपको दिख रहा है कि 3, ये 12 और 19 वाला जो तत्व है, ये सभी धातु हैं जो ऑक्साइड, यानी कि इनका जो धातुओं का जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। और अगला प्रश्न है कि पौधों को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन आपके सामने है और सही जवाब इसका है नाइट्रोजन से, यानी कि नाइट्रोजन से पौधों जो है कि नाइट्रोजन जो प्राप्त करते हैं वो मिट्टी से प्राप्त करते हैं पौधे। और नेक्स्ट है कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो परमाणु के केंद्र के चारों ओर घूमता है और वो भी बिना ऊर्जा खोए हुए, तो ये किसने कहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि बोहर का ये कथन है। और बोर ने ये कथन दिया था कि परमाणु जो है कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है और उसमें उसकी कोई ऊर्जा लॉस नहीं होती है। और नेक्स्ट है कि प्रोटीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है। प्रोटीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो ये क्वाशियोरकर जो है कि बीमारी होती हैं, और ये कई बार प्रश्न ये पूछे गए हैं। क्वाशियोरकर और मरास्मस नामक जो रोग होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है और वो बच्चों का रोग है, यानी कि बच्चों में हो जाता है ये। नेक्स्ट है कि पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा किया जाता है। पौधों में गैसों का जो विनिमय होता है, यानी कि गैसों का जो एक्सचेंज होता है वो किसके द्वारा होता है। तो इसका सही जवाब है कि देखिए इसमें स्टोमेटा और लेंटिकल्स होते हैं और जो क्यूटिकल होते हैं, ये सभी जो है कि इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो देखिए आयनिक यौगिक जो होते हैं वो ठोस अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं, ये जो है कि उनकी वो प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्योंकि आयनिक यौगिक जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं और विद्युत का चालन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। दूर स्थित अगर कोई ऊंचा भवन है तो किसके द्वारा उसकी लंबाई का प्रतिबिंब पूरा देखा जा सकता है। तो इसका एक इसमें क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है, तो उत्तल दर्पण में हम देखते हैं कि जो वस्तुओं का जो प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, तो इसलिए किसी दूरस्थ ऊंचे भवन का प्रतिबिंब यानी कि पूरी लंबाई का प्रतिबिंब हम उत्तल दर्पण में देख सकते हैं। और नेक्स्ट है कि न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को क्या कहते हैं। न्यूरॉन्स की जो शाखा जैसी संरचना है उसको क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब है इसको शाखिका कहते हैं। और नेक्स्ट है कि किसके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में किसके द्वारा की गई थी। तो इसका सही जवाब है कि विलियम्स एडम्स ने ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था और 1847 में इसकी स्थापना हुई थी विलियम्स एडम्स के द्वारा। और नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ समानांतर सरकार की स्थापना की नहीं हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1942 में, तो उसमें कहाँ पे भारत सरकार समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई थी। तो देखिए इसमें भारत छोड़ो आंदोलन जब हो रहा था तो उसमें गोरखपुर में समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई थी, तो इसका गोरखपुर इसका राइट आंसर होगा। और बाकी जो है कि देखिए बलिया में चिट्टू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। उसी तरह से और भी जगहों पर सतारा में जो है कि समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। और उसके बाद से जो ये तामलुक जो हैं वहाँ पर भी जो है कि जातीय सरकार की स्थापना की गई थी, यानी कि सिर्फ गोरखपुर में नहीं हुआ था, बाकी बलिया, सतारा और तामलुक में सरकार के समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची जो चोटी है सैडल पीक किस द्वीप पर स्थित हैं। सैडल पीक जो है कि किस द्वीप पर स्थित हैं, तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तरी अंडमान इसका राइट आंसर होगा। और सैडल पीक की जो ऊंचाई है वो 737 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है सैडल पीक की। और नेक्स्ट है कि सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। सदाकत आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, यानी कि मजरूल हक के द्वारा जो है कि सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी और पटना में इसकी स्थापना हुई थी। और ये असहयोग आंदोलन के दौरान इसकी स्थापना की गई और वहीं से जो है कि सारी गतिविधियाँ चल रही थी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि रेगुर यानी कि काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार किस राज्य में है। क्योंकि जानते हैं कि काली मिट्टी यानी कि जो होती है रेगुर मिट्टी,
वो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त हैं। तो ये इसका फैलाव जो है कि सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, यानी कि महाराष्ट्र में ये जो है, गुजरात में भी पाई जाती हैं लेकिन सबसे ज़्यादा इसका विस्तार महाराष्ट्र में पाया जाता है। और नेक्स्ट है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। जो विधान परिषद के सदस्यों की जो चुनाव होता है तो उसमें कितने सदस्यों को जो राज्य में जो स्नातक जो लोग होते हैं यानी कि जो ग्रेजुएट लोग होते हैं तो उसमें कितने सीटों पर उनके द्वारा चुनाव होता है। तो इसमें सही जवाब है कि 1/12 सदस्य यानी कि जो होते हैं वो स्नातकों के द्वारा चुने जाते हैं। और विधान परिषद के विषय में एक बात और है कि अभी भारत के वर्तमान जो राज्य हैं, भारत में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है, यानी कि बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। और उसमें देखिए कौन कौन से राज्य हैं, इसको भी ज़रा देख लेना ज़रूरी है कि आखिर कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है। तो देखिए इसमें बिहार है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन 6 राज्यों में विधान परिषद हैं और बाकी राज्यों में नहीं है। नेक्स्ट है कि किस कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिनों तक तमाशा कहा था, यानी कि किस कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिनों तक तमाशा कहा था, यानी कि किसने कहा था, किसने कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिनों तक तमाशा, इस शब्द से इसको उसको व्यक्त किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब है कि अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस सम्मेलनों को 3 दिनों तक का तमाशा कहा था, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन इसमें डी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि अश्विनी कुमार दत्त। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था। ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, B.R. अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय। तो इसमें बताना है कि कांग्रेस से अलग होकर के पृथक जो है यानी कि एक अलग कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किसके द्वारा किया गया था। इसमें सही जवाब है कि मदन मोहन मालवीय के द्वारा ये पृथक जो है कि कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का ये गठन किया गया था। तो इस तरह से इसका अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न होगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही कौन थे। तो इसमें सही जवाब है कि दूसरे जो सत्याग्रही थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और इस तरीके से इसमें सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो है कि विनोबा भावे के बाद दूसरे सत्याग्रही थे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो प्रारंभ किया गया था वो 17 अक्टूबर 1940 से हुआ था और विनोबा भावे इसके पहले सत्याग्रही थे। और नेक्स्ट अब यहाँ से देखते हैं कि बिहार के किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के पठारी भाग में स्थित हैं। बिहार में जो नदी हैं कौन सी ऐसी नदी हैं जिसका उद्गम स्थल जो है कि वो मध्य प्रदेश के पठारी भाग हैं। तो इसमें देखिए इसका सही जवाब इसमें से बताते हैं। आप सोच सकते हैं कि कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल जो है कि मध्य प्रदेश है। तो इसका सही जवाब है कि सोन नदी जो है, सोन नदी का जो उद्गम स्थल है तो ये मध्य प्रदेश में है। और बिहार में बहुत सी ऐसी नदियाँ बहती हैं जिसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश है या फिर नेपाल हैं। देखिए इसमें मिलान करना है तो इसमें कौन सही है, देखिए इसमें बताना है कि कौन सही है। तो देखिए इसमें जो चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो उसमें टीपू सुल्तान पराजित हुआ था, ये कथन इसमें से सही है। और बाकी जो कथन है वो सही नहीं है। 1799 में इस युद्ध को लड़ा गया था, यानी कि 1799 में इसे लड़ा गया था और इसमें जो है कि टीपू सुल्तान जो है कि वो पराजित हुआ था, यानी कि इसका ये कथन सही है। और नेक्स्ट है कि थाल घाट किन 2 नगरों को आपस में जोड़ता है। थाल घाट ये किस नगरों को जोड़ता है। तो ये नासिक और मुंबई को जोड़ने का काम करता है। इस तरीके से इसका सही जवाब है नासिक और मुंबई। नेक्स्ट है आल्प्स पर्वत का विस्तार किस महादेश में है। आल्प्स पर्वत जो है वो किस प्रदेश में इसका विस्तार है। तो ये यूरोप महादेश की सबसे बड़ी पर्वतमाला है जो आल्प्स पर्वत हैं। और यह पर्वत जो है कि फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, स्लोवेनिया है, मोनाको, स्विट्ज़रलैंड और लिंकटेस्टिन तक ये फैला हुआ है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है कि ये आल्प्स पर्वत किस महादेश का है। तो ये यूरोप इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही जवाब है यूरोप की, ये यूरोप महादेश में है। नेक्स्ट है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में से कौन सा देश स्थल रूढ़ है, यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से कौन सा जाना जाता है। तो
इसका सही जवाब है कि इसमें इथोपिया जो है कि देश है, इसका जो है वो स्थल रुद्ध है, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अफ्रीका का सिंह जो है कि अफ्रीका का सिंह, इससे मैंने कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का मतलब हुआ कि अफ्रीका का सिंह है और पूर्वी अफ्रीका का एक प्रायद्वीप है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने का प्रतिबंध लगा दिया गया था। किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से इनमें से कौन सा जो अपशिष्ट है पर्यावरण को सबसे कम क्षति पहुंचाता है? तो पर्यावरण को सबसे कम क्षति पहुंचाने वाला जो अपशिष्ट है वो कागज़ है, जो आसानी से सड़ गल जाता है और ये जो है कि ये पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाता है। और नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा एक पारंपरिक स्रोत है? ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो देखिए, ऊर्जा का जो पारंपरिक स्रोत है यानी कि जल वैद्युत ऊर्जा जो है, ये ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं, यानी कि एक परंपरा से जो है कि हम इसका यूज करते आ रहे हैं। बाकी जो ज्वारीय ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है और ये सौर ऊर्जा है, ये ऊर्जा के गैर परंपरागत जो है स्रोत हैं। तो ये 33 कुल इसमें प्रश्न थे जो जीके जीएस से संबंधित है। इसमें मैथमेटिक्स का जो प्रश्न है और उसका सोल्यूशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप इसको देख सकते हैं, पीडीएफ के रूप में आपको दिया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप उसे आसानी से देख सकते हैं।